जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थंबनेल से तो पता लगता ही होगा दोस्तों, आज हम करने क्या वाले हैं। ये ऐसे ही नहीं लिख रखा है सर, मजाक से हटके। अब आप देखोगे ना, भारत के सभी पर्वत एक ही वीडियो में, सभी पहाड़ियां इसी वीडियो में, सभी चोटियां इसी वीडियो में। एक सिंगल प्रश्न चोटी से बाहर नहीं आएगा, सिंगल प्रश्न पहाड़ी से बाहर नहीं आएगा। सभी पर्वत और साथ में इसमें हिमालय भी मिक्स कर दिया है। ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ग्रेट हिमालय, सभी हिमालयों के बारे में बताऊंगा। सब कुछ मैपिंग से, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आने देंगे दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से मैंने डिजाइन किया है। आप देखो तो आप देखते रह जाओगे। देखिएगा, ट्रांस हिमालय के बारे में बताएंगे, फिर काराकोरम क्या है, लद्दाख क्या है, जास्कर क्या है, तो मैपिंग से मैं बताऊंगा। ये सेगमेंट जो मैंने छोड़ रखा है, इसका मतलब है इसमें मैपिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से मैपिंग भी करेंगे। जैसे महान हिमालय में कितनी सारी चोटियां हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब, आज हम देखने वाले हैं पर्वत और पहाड़ों के बारे में। और ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, GSY विष्णु सर। कहां से सर्च करोगे? टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा। वहां पर मैंने पूरा इंडियन ज्योग्राफी कराया हुआ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। यहां से ऐसा कोई एग्जाम बना नहीं कि यहां से प्रश्न आया नहीं। क्या चोटियों से प्रश्न नहीं आता है? क्या पहाड़ियों से प्रश्न नहीं आता है? क्या हिमालय से प्रश्न नहीं आता है? सबसे प्रश्न आता है। क्या अरावली से नहीं आता है? क्या विंध्याचल से नहीं आता है? क्या सतपुड़ा से नहीं आता है? क्या पूर्वी घाट से नहीं आता है? सबसे प्रश्न आता है। देखोगे एकदम जहर है, एकदम जहर कह सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहले मैप से समझो, उसके बाद हम समझेंगे जो लिखा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, फिर से एक बार बता देता हूं, भारत के सभी पर्वत, सभी पहाड़ियां और सभी चोटियां के बारे में आज हम जानेंगे फुल मैपिंग से। तो पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इंडिया का मैप बना लेते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं और देख लेते हैं मैप। ठीक है, मैंने इंडिया का एक मैप बनाया है। देखते हैं इसके अंतर्गत में कौन कौन सी चोटियां आती, कौन कौन सी पहाड़ियां आती। इसको मैंने पूरा बनाया है। अब ये जो भाग है ऊपर वाला, ये मैं अलग बनाता हूं। ऊपर वाला जो भाग है ये बड़ा सा मैं अलग बनाता हूं। ठीक है ना, ये ऊपर वाला भाग मैं एक बार फिर से बनाता हूं। आप कहोगे क्यों सर? दोनों का काम पड़ेगा, इसलिए मैंने दो भाग बनाए। आप सबसे पहले हम बात यहां पर ये करने वाले हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर कौन कौन से पर्वत और कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, इसे कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पामीर का पठार। पामीर नॉट भी कहते हैं, पामीर का पठार कहते हैं। और पामीर नॉट से कई सारी श्रृंखलाएं भारत की ओर आई हैं। कई सारी श्रृंखलाएं क्या हुई हैं? भारत की ओर आई हैं। जैसे ये पामीर नॉट है, तो पामीर नॉट से यहीं से एक इस प्रकार से श्रेणी निकली हुई है जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है? इधर देख लेते हैं, इस पर, इस वाले पर देखेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर मैंने क्या था, पामीर नॉट है, पामीर गांठ है। आपको याद रखना, इसी गांठ से कई सारी श्रृंखलाएं निकली हैं। इसी गांठ से कई सारी श्रृंखलाएं निकली हैं। जैसे यहीं से पामीर नॉट से एक श्रृंखला निकली इस प्रकार से, जिसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है इसका? इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम श्रेणी, याद रखेंगे। ये कौन सी श्रेणी है? ये काराकोरम श्रेणी है, याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके जस्ट नीचे यहीं से एक पर्वत श्रेणी और निकली है इस प्रकार से, जिसका नाम है, जिसका नाम है इस प्रकार से, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या नाम है? इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है? ये लद्दाख श्रेणी है। और एक श्रेणी और निकली है, इसी का भाग है पामीर नॉट का, जिसे हम कहते हैं जास्कर श्रेणी। क्या कहते हैं? जास्कर श्रेणी। अब आप कहोगे सर जास्कर श्रेणी, ये काराकोरम श्रेणी, ये किसका हिस्सा है? अब मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो कहने का मतलब, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। ये तीनों श्रेणियां, या हम ये कह सकते हैं ये पूरा यहां से इस प्रकार से, ये पूरा जो हिमालय है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। आप कहोगे तो क्या हुआ भाई?
तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों जो श्रृंखलाएं निकली तो पामीर नॉट से हैं, लेकिन ये भाग किसका है? तो आपका आंसर होगा ये भाग है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय क्या है? जो हमारा हिमालय है ना, हमारा हिमालय कहां पर है? जो भारत में हिमालय पड़ता है, ये कहां से कहां तक? तो ये नंगा पर्वत से इस प्रकार से और नामचा बरवा तक जाता है। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक जाता है, और इसके ऊपर या हम कह सकते हैं इसके उत्तर में कौन सा हिमालय है? तो ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और यहां पर आती है कैलाश। यहां पर कौन सी आती? कैलाश। वही कैलाश मानसरोवर झील, आपको याद रखना है। कैलाश पर्वत शिव जी का वास हम लोग बताते हैं, वही किसका हिस्सा है? तो आप कहोगे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो मैंने आपको केवल यहां पर इतना बताया है कि ये जो पामीर नॉट है, यहां से कई सारी श्रेणी निकली हुई है, और भारत की ओर 3 श्रेणियां आई हुई हैं, एक काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और इसी का एक टूटा हुआ भाग है कैलाश पर्वत, इसके बारे में मैंने बताया। पामीर नॉट से ऊपर की ओर कुनलुन चीन में चला गया है, कुनलुन चीन में चला गया है, और इसी से नीचे यहां पर एक सुलेमान पाकिस्तान में चला गया है, और अफगानिस्तान में हिंदुकुश चला गया है। एक श्रेणी चली गई है पामीर नॉट से। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी छत कहते हैं, इसको याद रखेंगे। तो हमने केवल ट्रांस हिमालय के बारे में जाना, और ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ने के कारण इससे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब ये सब भाषा में मैंने लिखा है, आप एकदम मजा आ जाएगा दो तरीके से। अब ये ट्रांस हिमालय, तो मैंने कहा था ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। जब हिमालय बना रहा था, यानी जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, उससे पहले ही ट्रांस हिमालय बन चुका था, और हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय, याद रखेंगे। किस काल में बना था? पैलियोजोइक काल में बना था। 224 से 260 मिलियन ईयर्स अगो बना था, आपको याद रखना। तो ये प्रश्न आता है पैलियोजोइक काल में कौन सा नीचे पर्वत बना हुआ है? तो ट्रांस हिमालय। इसकी टोटल लंबाई, एवरेज लंबाई है 1600 किलोमीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की मैं अगर बात करूं, किसकी? ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे ऊंची चोटी कहां है ट्रांस हिमालय की, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पड़ती है, यहां पर सबसे ऊंची चोटी यही है, K2, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, K2 गॉडविन आस्टिंग्स के नाम से जानते हैं। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन आस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, या हम ये भी कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कह सकते हैं, नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, आपको याद रखना। अगर हम बात करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा K2 गॉडविन आस्टिंग, जो वर्तमान में पीओके के क्षेत्र में पड़ती है, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम ये कहें कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी यही हो जाएगी, K2 या गॉडविन आस्टिंग। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट नेनचेंग तंगा, नेनचेंग तंगा सबसे ऊंची चोटी दूसरी हो जाएगी, किसकी? ट्रांस हिमालय की। 7162 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको ये सेकंड है, लेकिन कभी कभी ये फर्स्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय, काराकोरम और भारत की सबसे ऊंची चोटी एक ही है। ये महान हिमालय के उत्तर में है, जिसका अधिकांश भाग तिब्बत में पड़ने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से हम जानते हैं। तो तिब्बतियन हिमालय किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय को ही कहते हैं भाई। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आती है, बताया, लद्दाख श्रेणी आती है, जास्कर आती है, और कैलाश श्रेणी आती है, और कैलाश श्रेणी आती है, आपको याद रखना है, कैलाश श्रेणी आती है। और ये वही कैलाश पर्वत है, या मानसरोवर झील है इसके पास में, जहां से क्या निकलती है? 3 विशाल नदियां निकलती है। मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूं, यानी ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत है ना, यहां से 3 नदियां डिफाइन करती हैं। एक का नाम है इस प्रकार से, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, सिंधु के बाद सतलज है, और सतलज के बाद इस तरफ निकल जाती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी यही से निकलती हैं, इसका नाम है कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन श्रेणियों के बारे में देखेंगे, हमारे एग्जाम में यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे काराकोरम। काराकोरम के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या पूछा गया है हमारे एग्जाम में, आओ देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है।
उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो काफी दूरी तक है, यानी पामीर नॉर्थ से लेकर और तिब्बत तक है इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, इसी पे एशिया टिका हुआ है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और दूसरा ये याद रखेंगे, काराकोरम श्रेणी पर ही काराकोरम दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? काराकोरम दर्रा पड़ता है। यहां पर मैं कुछ चीज यहां पर डिफाइन करूं आपके लिए, जैसे ये मैंने काराकोरम श्रेणी में बना रहा हूं। ये क्या बना रहा हूं मैं? काराकोरम श्रेणी में बना रहा हूं। तो आप कहोगे कैसे कैसे बना दोगे भाई? अब इसमें मैं कई सारे ग्लेशियर आपको याद कराने वाला हूं, कई सारे ग्लेशियर आपको याद कराने वाला हूं। जैसे इसी काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर, इसका नाम है बियाफो। बियाफो, बियाफो से पहले हिस्पर है, क्रम से बता देते हैं आपको। पहले हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर, उसके बाद है बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, उसके बाद में है बाल्टोर ग्लेशियर, बाल्टोर ग्लेशियर, और उसके बाद में नीचे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा युद्ध स्थान सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है या ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये 4 ग्लेशियर के नाम आपको याद रखने हैं, जो काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित हैं, आपको याद रखना है। काराकोरम को तुर्क भाषा में क्या कहा जाता है? तो काली बजरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली बजरी के नाम से हम जानते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था केटू, जिसे गॉडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। और सेकंड है गसेर बुम। क्या है? गसेर ब्रम भी कहते हैं, बुम भी कहते हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न आया हुआ है, केटू पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब की थी? जैसे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई 1953 ईस्वी में की गई थी, एडमंड हिलेरी और तेंजिन शेरपा के द्वारा। ऐसे यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली चढ़ाई अगले वर्ष 1954 में, 53 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा गया था, याद रखेंगे, और 54 में यहां पर चढ़ा गया था। 2 लोग चले थे, असील कंपानियोगनी या कोम्पानियोगनी और लीनो लाचेदेल्ली, लीनो लाचेदेल्ली, ये 2 लोग थे, इटली के रहने वाले थे और केटू पर चढ़ने वाले 1954 ईस्वी में पहले व्यक्ति थे। केटू के कुछ उपनाम है, केटू चोटी के कुछ अलग अलग नाम है, जैसे केटू को गॉडविन आस्टिन कहते हैं ना, कहते हैं, ऐसे क्या क्या नाम है? तो सैवेज माउंटेन के नाम से जानते हैं केटू को, द किंग ऑफ माउंटेन के नाम से जानते हैं केटू को, माउंटेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, और गॉडविन आस्टिन के नाम से किसे जानते हैं? तो केटू को जानते हैं। तो इनमें से किसी भी प्रकार से प्रश्न आएगा केटू का तो हम कर पाएंगे, आपको याद रखना है। उसके बाद लद्दाख श्रेणी से क्या क्या प्रश्न आएंगे? लोकेशन में आपको बता चुका हूं, काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख पड़ता है, और काराकोरम एक दर्रा भी है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, काराकोरम, आपको पता है। इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है लद्दाख की? उसका नाम है राकापोसी। राकापोसी पूरी दुनिया में सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। इसका जो ढलान है ना, इतना खतरनाक है कि ऊपर जो चढ़ा है वो ज्यादातर मर ही गया है। तो इस पर बहुत ही ज्यादा क्या है, इसका ढलान है। तो ये लिखा हुआ भी है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है? तो राकापोसी है। कहां पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। 77-88 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। राकापोसी पे चढ़ने वाली पहली बार चढ़ाई कब की गई थी? तो 4 वर्ष के बाद, यानी 54 में, और 4 वर्ष के बाद 58 में, और माउंट एवरेस्ट पर 53 में। ठीक है। माइक वेल्स जो ब्रिटेन के थे, टॉम पेटी जो स्कॉटलैंड के थे, इन दोनों ने पहली बार चढ़ाई की थी 1958 ईस्वी में। 58, 54 और माउंट एवरेस्ट पर 53, ऐसे ही हम याद करा देंगे आपको। ठीक है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से ही क्या निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो मैंने निकाली है ना, लद्दाख और जास्कर के बीच से ये नदी जो निकाली थी, मैंने बताया था ना अभी, ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, और यहीं से निकली इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखेंगे। इसे सांगपो के नाम से हम कहा जानते हैं? तो आप कहोगे तिब्बत में जानते हैं, दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में। चलो वो नदी का टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से नदियों को डिफाइन किया। 2 घंटे में भारत की टोटली नदियां, टोटली का मतलब टोटल, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, ऐसे आज कुछ नहीं छोड़ेंगे। और लद्दाख से क्या क्या पूछा जाता है? तो लद्दाख से ये 3 प्रश्न आपको याद रखने। जास्कर बचा हुआ है ना, तो जास्कर से आने वाला एक ही प्रश्न है कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
तो आपको दिखता नहीं होगा यहाँ पर, ये लास्ट पॉइंट है, इसका नाम माउंट कामेत, जो उत्तराखंड में पड़ती है। कहां पड़ती है? उत्तराखंड का बिल्कुल उत्तरी पॉइंट है माउंट कामेत। ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है माउंट कामेत। या हम ये कह सकते हैं ये जास्कर श्रेणी का हिस्सा है, आपको याद रखना है। चलिए मैप से समझेंगे। मैप से हमने अभी क्या समझा था? ट्रांस हिमालय के बारे में केवल समझा था। अब हम समझेंगे हिमालय के बारे में। किसके बारे में? हिमालय के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैप बना लेते हैं एक शानदार वाला। ठीक है, एक शानदार वाला मैप बना लेते हैं, तब इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, चलिए आओ देखते हैं। इतना ही बना लेते हैं, जितना हमें जरूरत है उतना ही हम उसको यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं। आपको पता है हमने ट्रांस हिमालय देख चुके हैं, और यहां से ये पीओके का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से इस प्रकार से हमारा नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। ये क्या है हमारा? ये नामचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा एक पहाड़ी है, और इससे पहाड़ी भी कहते हैं और ये चोटी भी है, दोनों नाम इस मिल जाते हैं। और ऊपर है नंगा पर्वत। ये क्या है? ये नंगा पर्वत। तो हम ये कह सकते हैं जो हिमालय का विस्तार है ना, किसका? जो हिमालय का विस्तार है ना, आगे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों, केवल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है, और इसका जो आकार है वो धनुषाकार है, धनुष के आकार का है। धनुष की तरह दिख रहा है ना, अगर यहाँ पर हम बाण लगा दो तो छूट जाएगा ना, तो ये धनुष के आकार का है, जिसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। उसके जस्ट नीचे की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से पड़ता है हमारा क्या? तो आप कहोगे इस प्रकार से पड़ता है, जिसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये कौन सा है? दूसरा जो मैंने बनाया, ये लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है। एक और बना देते हैं, शिवालिक हिमालय। ये मैंने कौन सा बना दिया? ये शिवालिक हिमालय बना दिया। 3 हिमालय बना दिए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये ग्रेट हिमालय का लोकेशन मैंने बता दिया, और ग्रेट हिमालय से आने वाले जो प्रश्न है उनकी प्रवृत्ति क्या है, उन पर आओ बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए, ये तो नामचा बरवा पहाड़ी हो गई, ये हो गई अरुणाचल प्रदेश में। कहां हो गई? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहीं पर, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। ये बॉर्डर पर है नेपाल और सिक्किम के, तो इसका अधिकांश भाग कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सिक्किम में पड़ता है, इसलिए से सिक्किम में कहते हैं। और प्रश्न आएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अभी भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? K2, लेकिन सबसे ऊंची थी। अगर ये पूछा जाएगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए, फिर नेपाल में और एक चोटी पड़ती, क्रम से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? अगर क्रम लगाने को आ जाएगा तो आप लगा पाओगे। इसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। मकालू के बाद एक और चोटी है, नेपाल में ही है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। ये क्रम से बता रहा हूं भाई, ठीक है? माउंट एवरेस्ट। एक और चोटी है, और चोटी है जिसका नाम है, नीचे लिख देते हैं, मनसालू। क्या नाम है? मनसालू। एक और चोटी है नेपाल में ही, जिसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद यहां पर पड़ती है क्या? तो आपका आंसर होगा धौलागिरी। क्या पड़ता है? धौलागिरी चोटी पड़ती है। तो ये सारी जो चोटियां हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी कहाँ पड़ती है? तो आप कहेंगे ये सारी नेपाल में पड़ती है, मैंने क्रम से आपको बताया हुआ है। अब हम लाओ बात कर लेते हैं कहाँ की? अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में 2-3 चोटियों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे गंगोत्री, गंगोत्री कौमा केदारनाथ, केदारनाथ कौमा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौमा नंदा देवी, नंदा देवी कौमा बंदर पूंछ की पहाड़ी, या हम कर सकते यमुनोत्री कह सकते हैं, यमुनोत्री। ठीक है, तो ये सारी जो चोटियां हैं वो कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड में पड़ती हैं। ये वाली जो मैंने यहां पर लिखी हुई है कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड में पड़ती हैं। और एक जो नंगा पर्वत है ये पीओके के क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में। ये हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी पॉइंट पर नंगा पर्वत है, जो पीओके के क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये वाला पीओके का क्षेत्र आता है। इस प्रकार से आपको पता है जो पाकिस्तान का कब्जा है इस क्षेत्र में पीओके का क्षेत्र, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चोटियों के बारे में मैंने आपको बताया।
अगर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय का लोकेशन मैंने आपको बताया या नहीं बताया भाई, बता दो। बता दिया। चलिए, पहली बात तो इसका निर्माण कब हुआ है महान हिमालय का। जैसे मैंने ट्रांस हिमालय का निर्माण बताया था, ऐसे महान हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ है, तो ओलिगोसीन काल में हुआ है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न भाई। 40 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, पहले की बात है। 40 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको याद रखना है। औसत ऊंचाई कितनी है, तो कहीं कहीं 6500 लिखा हुआ मिलेगा, 6100 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार कितना है या लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसका, महान हिमालय का भाई। धनुषाकार उसकी आकृति है, बताया था ना। हमेशा बर्फ से ढका रहता है इसका ऊपरी भाग, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है, ये मैंने आपको बताया। महान हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे माउंट एवरेस्ट मैंने बताया, कहां है लोकेशन मैंने बताया, कितनी ऊंचाई है, 88 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। मकालू क्रम से है भाई, ये क्रम से मैंने लिखा हुआ है, 10 चोटियों का क्रम है ये, आपको याद रखना है। ठीक है, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, केदारनाथ। साथ में इसकी ऊंचाई भी लिखा हुआ है, 2, 4, 10 मीटर ऊंचाई ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये क्रम मैंने लिया है 10 चोटियों का, कभी क्रम भी लगाने को आ जाएगा दोस्तों तो आप लगा पाओगे, मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया। क्या आप बताओ कि आपको 5 चोटियां क्रम से पहले पता थी, नहीं पता होंगी, मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो क्रम भी आप याद रख सकते हो। लोकेशन मैंने इन सब की आपको बता दी है, बताइए या नहीं बताइए, बताइए। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट से आने वाले कितने प्रश्न है, अनंत प्रश्न आज देखेंगे जो माउंट एवरेस्ट से हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो आपका आंसर होगा नेपाल में स्थित है। अभी मैंने आपको लोकेशन भी बताया था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसका ऊंचाई मैंने आपको बताया 8849 भी कह सकते हैं, 8848 भी कह सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर होगा सागर माथा के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो चोमू लगमा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट है तो एक ही, लेकिन अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाम है, आपके ननिहाल में कोई और नाम चलेगा, आपके दोस्त कुछ और नाम लेंगे, है तो आप ही। तो इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट का अनेक नाम मिलते हैं। तो तिब्बत में इसको चोमू लगमा और चीन में इसको कोमू लगमा के नाम से जानते हैं। चीन में कोमू लगमा, तिब्बत में चोमू लगमा, और नेपाल में सागर माथा, और भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, आपको याद रखना है। विश्व में पहली बार चढ़ाई किसने की थी, 2 लोगों ने की थी। ये बात है 1953 ईस्वी की, लिखा हुआ भी और मैंने भी बताया भी था। एक थे एडमंड हिलेरी और एक थे तेंजिंग शेरपा, या शेरपा तेंजिंग भी कह सकते हैं। शेरपा तेंजिंग कहाँ के, नेपाल के रहने वाले थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। इसकी राजधानी वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है, याद रखेंगे। कहाँ का, न्यूजीलैंड का। तो ये 2 लोगों ने पहली बार चढ़ाई किस पे किया था, तो माउंट एवरेस्ट पर किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बिछेंद्री पाल या बछेंद्री पाल थी, याद रखेंगे। 1984 ईस्वी में चढ़ी थी, और ये उत्तराखंड की रहने वाली थी। कहां की, उत्तराखंड की रहने वाली थी, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न आया कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम बताओ, तो संतोष यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतोष यादव हो जाएगा। एक बार 1992 में, एक बार 1993 में चढ़ी थी, और ये हरियाणा की रहने वाली। कहां की, हरियाणा की रहने वाली है। एक बार पूछ लिया था कि संतोष यादव है 2 बार कौन कौन सी डेट में चढ़ी थी, बस हो गया काम। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, तो इसका नाम होगा अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा 1965 ईस्वी में, और ये रहने वाले कहां के थे, तो आपका आंसर होगा पंजाब के रहने वाले थे। ये पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, आपको याद रखना है। यहीं पर यह पूछा जाए कि दुनिया में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन सी महिला चढ़ी थी, दुनिया में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन सी महिला चढ़ी थी, तो जुंको तोबई थी। कौन था, जुंको तोबई या ताबेई भी कह सकते हैं, जापान की रहने वाली थी, और 1975 की बात है। कब की बात है, 1975 में ये चढ़ी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला कौन सी चढ़ी थी, तो आपका आंसर होगा अरुणा सिम्हा चली थी। इस कब, 2013 ईस्वी में, और ये यूपी के रहने वाली थी। इनको ट्रेन से फेंक दिया गया और इनके दोनों पैर कट गए। कट जाने के कारण भी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। सोचो, इसके पैर हैं वो नहीं चढ़ पाते, इनके तो पैर भी नहीं थे, फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इनकी खुद की एक कहानी है, जरूर पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत शानदार सा इनके बारे में बताया हुआ है। तो माउंट एवरेस्ट से आने वाले इतने प्रश्न हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। मजा आया या नहीं आया, मजा आया तो वीडियो लाइक जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ग्रेट हिमालय के बारे में आपको बता चुका हूं। उसके बाद है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का लोकेशन मैंने बताया था। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में क्या है हमारा, तो आपका आंसर होगा मध्य हिमालय, जिसे लेजर हिमालय के नाम से या लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 3000 से 45 मीटर है, और इसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। हर किसी पर्वत का निर्माण पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैंने यहां पर दिया है। मायोसीन काल में हुआ है, और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में बताया मैंने। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पड़ती हैं, कुछ वैलियां पड़ती हैं। इन दोनों पर्वतों के बीच में क्या क्या पड़ता है, तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। कश्मीर घाटी जो केसर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लाहौल स्पीति जिला ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना है ये कहां पड़ते हैं, या आप कहोगे ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पड़ने वाली ये घाटियां हैं, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी में हिमोड़ या हिमोड़ जो बर्फ के निक्षेप आते हैं, कश्मीर घाटी में जो ऊपर से बर्फ टूटता फूटता जब नीचे आता है, तो वहां पर एक मैदान बना है जिसे करेवा का मैदान कहते हैं। करेवा प्रकार की वहां पर जो निक्षेप पाए जाते हैं उनको मिट्टी कहा जाता है। करेवा प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, तो केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे करेवा कहते हैं। करेवा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे हिमोड़ के जो निक्षेप पाए जाते हैं कश्मीर घाटी में, उसी को करेवा कहते हैं। और करेवा में खेती होती है केसर की। पूरे भारत में सबसे टॉप पर है केसर की खेती जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय या लेजर हिमालय या इसको मध्य हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल दर्रा भी मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में, तो इसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धौलाधार श्रेणी के नाम से जानते हैं। और वही उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में मसूरी के नाम से और नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। मसूरी में क्योंकि इसको कटा फिटा वाला मामला है यहाँ पर, तो ये चीज है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसे, लघु हिमालय को या मध्य हिमालय को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। फिर दो प्रश्न मैंने यहाँ पर और ले रखे हैं। जैसे लघु हिमालय के जो ढलान है, जो लघु हिमालय है उसके जो ढलानों पर जो घास पाई जाती है उसको पूछा गया है प्रश्नों में। जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग दो प्रसिद्ध शहर है ना, ऐसे जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। बुग्याल और प्यार क्या होता है, तो आप ये कहेंगे इस जो हिमालय है, मध्य हिमालय या लेजर हिमालय है, इसके जो ढलानों पर ये छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में कहते हैं। और इसी को जम्मू एंड कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, आपको याद रखना है। और पर्वतों की रानी आपको पता है मसूरी को कहते हैं, जहां पर लवासना है। लवासना का मतलब आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है लवासना। मसूरी क्या है, मसूरी, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखना है। लवासना कहाँ है? मसूरी में, और मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसके बाद में शिवालिक हिमालय का लोकेशन मैंने आपको बताया था। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, बिल्कुल ये नीचा है। जैसे मान लेते हैं ये ग्रेट हिमालय है, ये कौन सा हमारा? ये ग्रेट हिमालय। इसके बीच में ये दूसरा हिमालय, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा मध्य हिमालय। ये कौन सा है? ये मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय के बाद ये वाला जो नीचे वाला है, इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये ऊपर वाला ग्रेट है, बीच वाला मध्य है, और नीचे वाला सबसे शिवालिक है, आपको याद रखना है। तो शिवालिक की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, ये बाद में बना है, इसी टूट फूट से बना है। ऊपर से हिमालय टूटा है तो उसी से एक चट्टान बड़ी सी बन गई है, उसी से टूट फूट से बना हुआ है शिवालिक हिमालय। प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। किसका? तो आपका आंसर होगा शिवालिक का। और शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ? तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। क्योंकि जितनी नदियां यहां से निकलेंगी, देख लेते हैं, जितनी नदियां यहां से पर्वतों से निकलेंगी इस प्रकार से तो नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद है, उसी से इस पर्वत का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है। अवसाद क्या होता है, सेडिमेंट क्या होता है, कैसे मैदान बनते हैं इससे। तो ये मैंने कहा था, जब मध्यवर्ती मैदान मैंने बताए थे, तो वहां पर एक्सप्लेन किया है कि भावर क्या है, तराई क्या है, डेल्टा क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है, वहां बताया था दोस्तों, आप देख लेना, ठीक है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। प्रश्न आएगा, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का नाम बताओ। वो शिवालिक है। और शिवालिक कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये भाषा कई बार पूछी गई है, ग्रेट हिमालय के गिरिपद में स्थित है। ग्रेट हिमालय खड़ा हुआ है, मान लो। गिरिपद का मतलब जो पैर है नीचे वाला, पद गिरिपद के नीचे है। अब यहाँ पर देखो, ये हिमालय, इसके गिरिपद में कौन सा? यही तो है। इसके गिरिपद में कौन सा? यही तो है। तो गिरिपद का मतलब है नीचे गिरा हुआ हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नीचे भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। और जो पहाड़ी क्षेत्र है ये वाला, इसको भावर कहते हैं। और जब नीचे नदी चली जाती है, इसको तराई कहते हैं। आपको मैंने कई बार बताया भी था, ठीक है। तो शिवालिक से आने वाले प्रश्न यही है, नवीन है, और ग्रेट हिमालय के गिरिपद में है, और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। शिवालिक हिमालय आपको याद रखना है। एकमात्र हिमालय जो भारत ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है वो है शिवालिक हिमालय, और मध्य भी हिमालय दक्षिण में ही पाया जाता है ग्रेट हिमालय के, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। हमने पूरा हिमालय के बारे में जाना था, उत्तर पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र बचा हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका हम पहले मैप बना लेते हैं भाई। उसका पहले क्या बना लेते हैं? मैप बना लेते हैं, ताकि समझने में हमें चीजों को आसानी हो जाएगी दोस्तों। चीजों को क्या हो जाएगी? चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये मैंने कुछ भाग बना दिया है पूर्व उत्तर भारत का, आओ देख लेते हैं। इसी में देखेंगे, ये लिखा है उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैंने पहाड़ियां लिखी हुई हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियां लिखी हुई हैं यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि ये इनका मिलान भी करने को कभी आएगा दोस्तों तो हम कर पाएंगे, याद रखेंगे। इतने शानदार तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन या इस प्रकार से मैंने इसको बनाया है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अनेक जनजातियां स्थानांतरित कृषि करती हैं, यानी जो 7 सिस्टर स्टेट क्या होते हैं, ये मैंने कई बार आपको बताया भी था। 7 सिस्टर में एक बार और भी बता दूंगा। तो 7 सिस्टर स्टेटों में जो जनजातियां कृषि करती हैं वो स्थानांतरित कृषि करती हैं, जिसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब है झूम बराबर झूम। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो आप? झूम का मतलब है जहां पर आपने एक बार कृषि कर लिया, जिस वनस्पति को खत्म करके आपने कृषि किया, फिर आपने उसको फिर दूसरी जगह वनस्पति खत्म किया, फिर कृषि किया, और ये घटना हमेशा चलती रहती है। इसे हम झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या होती है इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया था, जहां पर भारत की कृषि पढ़ाई थी वहां पर आप देख लेना, ठीक है। चलिए हिमालय श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिमालय की ही ये श्रेणियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राज्य बना देते हैं पहले, ठीक है। ये आप थंब देख रहे हैं ऊपर वाला, ये सिक्किम है, सिक्किम है ना। सिक्किम के बाद यहाँ पर दोस्तों ये वाला पड़ता है, इसका नाम है मेघालय। क्या है? ये एम बना देते हैं, ये मेघालय। मेघालय के बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा है ना। त्रिपुरा के बाद ये वाला मिजोरम है, मिजोरम के बाद ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ए बना देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाला हमारा मणिपुर नहीं, ये नागालैंड है। और मणिपुर क्या है? नीचे वाला, ये मणिपुर है,
ठीक है, और बीच में बचा हुआ है ये असम है, ये कौन सा, ये असम है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले डाफला, डाफला पड़ती है यहाँ पर, डाफला क्या है यहाँ पर, यहां नंबर 1 2 लिख दें, बताओ नंबर 1 2 लिख देते हैं, ये है नंबर 1, ठीक है। मिरी कहां पड़ती है, मिरी पड़ती है यहां पर नंबर 2, अबोर कहां पड़ती है नंबर 3 और नंबर 4। जहां पर ये नंबर लिख रहा हूं समझ लीजिएगा पहाड़ी वहीं पर है, पहाड़ी वहीं पर है। तो हमने देखा डाफला मिरी अबोर, डाफला मिरी अबोर मिसमी, और यहां पर पड़ती है नंबर 5। इस प्रकार से इसका नाम है पटकाई बुम। क्या नाम है, तो आपका आंसर होगा पटकाई बुम, इसका नाम है, ठीक है। तो डाफला मिरी अबोर मिसमी पटकाई बुम, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये 5, ये 5 कहां की हैं, तो आपका आंसर होगा ये अरुणाचल प्रदेश की हैं प्रमुख पहाड़ियां, याद रखेंगे। और जो पटकाई बुम है ना ये वाली, तो मैंने कहा ना ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है, देखो है या नहीं है, बिल्कुल है, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही है। नागालैंड में यहां पर नागा पहाड़ी पाई जाती है, नाम लिख देते, कौन सा नाम है, 6, ठीक है, नागा पहाड़ी पाई जाती है। मणिपुर में 7वां लिख देते, 7 मणिपुर पहाड़ी पाई जाती है। और यहां पर लिख देते नंबर 8, यहां पर मीजो पहाड़ी पाई जाती है। इसी मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन, कौन सी है, ब्लू माउंटेन सबसे ऊंची चोटी है। उसी प्रकार जैसे नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरामती, क्या नाम है, सरामती। ये कई बार चोटियां पूछी गई हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में 9 लिख देते हैं, 9, ये त्रिपुरा पहाड़ी है। 10 लिख लेते हैं यहां पर, और 11 लिख लेते हैं, यहां पर 11 लिख लेते हैं। तो 10 और 11 असम में पड़ती हैं। जो मिकिर है ना, मिकिर ये भी असम में पड़ती है, बारिल ये भी असम में पड़ती है। लेकिन जो बारिल वाली है ना ये अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में पड़ती है। कहां पर, ये असम में, मणिपुर में और नागालैंड में ये पड़ती है। आपको याद रखना है कौन सी, बारिल पहाड़ी, इसके बॉर्डर को टच करती है, टच लिखा है ना, टच करके, टच कर रही है। तो मैंने देखा, तो आप कहोगे 7 सिस्टर सर आपने नहीं बताया, बता देते हैं। इसके इतने इधर जितने भी राज्य वो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से भी हम जानते हैं। तो मैंने इसको मेला, और ये मेघालय बचा हुआ है, तो मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां, ये कहां की हैं, तो आपका आंसर होगा ये मेघालय की है। मेघालय की ये पहाड़ियां भी हैं, मेघालय की जनजातियां भी हैं, मेघालय की पहाड़ियां भी हैं, जनजातियां भी है, और लोकल की भाषा भी है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही होता है, मेघालय में मासिरराम में, खासी पहाड़ी के पूर्वी ढलानों पर, है या ना। और गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोक्रेक, याद रखेंगे, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नोक्रेक, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है यहां से आपको याद रखने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है, अब हम अंतर भी जान लेते हैं, यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, इसलिए हम आप अंतर भी आपको बताएंगे। आपको पता है पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय क्या है, जैसे मान लेते ये हमने बना दिया, इस प्रकार से तो मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा, ये नंगा पर्वत है और ये नामचा बर्वा पर्वत है, बीच से हमने आधा कर लिया, ये पूर्वी वाला हो गया, ये पश्चिमी वाला हो गया या नहीं हो गया, आओ देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इसका क्षेत्रफल सिंधु नदी से काली नदी तक है, इसका क्षेत्र पश्चिमी वाले का, सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है और काली नदी इस प्रकार से बहती है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे पश्चिमी हिमालय पाया जाता है। बारिश, तो आप कहोगे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है, जब हम कभी अल नीनो पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है। अब ये जो विक्षोभ है ना, ये काला सागर, कैस्पियन सागर से आता है, ये ठीक है, ये हम कभी पढ़ेंगे फुर्सत में, बस अभी इतना याद रखो, ये बारिश करता है, पश्चिमी विक्षोभ करता है। जो ठंडो इलाका है ना, ऊपर वाला ठंडा इलाका है जो ऊपर वाला, वहां पर जो बारिश होती है वो कहां से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडों में बारिश होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, इस क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तभी भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है, लद्दाख में होती है। कहां होती है, लद्दाख में होती है। जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है, जब बारिश कम होगी तो जैव विविधता तो कम पाई जाएगी, जैव विविधता तो कम पाई जाएगी जहां पर बारिश कम होगी, क्योंकि जैव विविधता का मतलब क्या है, जहां पर अनेकों प्रकार की वनस्पति और अनेकों प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं,
वहीं पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। और जहां पर पेड़ पौधे ही नहीं पाए जाएंगे वहां पर जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। और पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? जल, वाटर, वर्षा। तो वर्षा ही नहीं हो रहा है तो कहां से होगा? याद रखेंगे। ऊंचाई कम है, इसकी अपेक्षा ऊंचाई इधर कम है क्योंकि माउंट एवरेस्ट इधर पड़ता है भाई। प्रमुख नदी है कौन कौन सी है पश्चिमी से? गंगा, यमुना और सिंधु। सिंधु नदी हालांकि ट्रांस हिमालय कैलाश पर्वत से निकलती है, लेकिन ये कह रहा है पश्चिमी हिमालय में बहती है, यानी यहाँ नंगा पर्वत से ये मुड़ जाती है। इस प्रकार से नंगा पर्वत से पाकिस्तान में मुड़ जाती है सिंधु नदी, आपको याद रखना है। पूर्वी इसका विस्तार काली नदी से और दिफू दर्रे तक है। काली नदी से दिफू दर्रा यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है दिफू दर्रा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका विस्तार या बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है और उसी से बारिश होती है कहां पर? पूर्वी हिमालय पर। अब जहां पर बारिश ज्यादा होगी, बारिश कितना 200 सेंटीमीटर से प्लस हो रहा है, तो जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता पाई जाएगी तो जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे, जीव जंतु ज्यादा पाए जाएंगे तो वृक्ष भी वैसे भी ज्यादा पाए जाएंगे, हाँ या ना? तो यही लिखा हुआ है। बारिश ये करता है, वर्षा इतनी होती है, जैव विविधता अलग अधिक पाई जाएगी, ऊंचाई भी अधिक होगी। ऊंचाई भी अधिक है, माउंट एवरेस्ट जो कंचनजंगा है, जो ऊंची चोटियां हैं, ये पूर्वी हिमालय में ही पड़ती हैं। प्रमुख नदियां तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपको तीस्ता तो आपको ठीक बता रहे सिक्किम से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तो तिब्बत से निकल रही है, ट्रांस हिमालय से। तो कहने का मतलब नामचा बरवा है ना, पूर्वी पहाड़ी नामचा बरवा से ये मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये नामचा बरवा से, ये नामचा बरवा है, पहाड़ी से यही मुड़ जाती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, और नंगा पर्वत से सिंधु नदी मुड़ जाती है पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। तो हमने देखा था कि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है, क्योंकि पश्चिमी जो हिमालय है वो कम ऊंचा है, बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो जैव विविधता कम पाई जाएगी, जैव विविधता कम पाई जाएगी तो बहुत कुछ कम पाया जाएगा, तापमान भी कम पाया जाएगा, तो पर्वत ऊंचे। इस तरफ क्या है? इस तरफ बारिश भी ज्यादा है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश हो रहा है, जैव विविधता अधिक पाया जाएगा, ऊंचाई भी अधिक है, याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया अंतर। अब पहले हम मैप से देखेंगे। मैप से किसे देखेंगे? कुछ और भी पर्वत है जिनके बारे में आपको मैप से समझाने वाला हूं, ठीक है। जैसे एक रफली मैप बना लेते हैं याद करने के लिए हम लोग, ठीक है, ताकि चीजों को हम आसानी से याद कर पाए। चलिए देख लेते हैं चीजों को। ये मैंने प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाया, ये दक्षिण भारत का मैप बनाया है, और दक्षिण भारत के यहाँ पर आपको पता है राजस्थान है। यहाँ पर क्या है? आप कहोगे यहाँ पर सर राजस्थान है, राजस्थान है, बिल्कुल है। यहाँ पर एक और भी पहाड़ी है या पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम हम आपको बताएंगे। एक ये है, उसके जस्ट नीचे एक दूसरा भी पड़ता है, उसके जस्ट नीचे क्या पड़ता है? एक दूसरा भी पड़ता है, उसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे। इसके नीचे दूसरा पड़ता है, इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे, इस प्रकार से। एक ये है, ठीक है। उसके बाद में एक और बनाते हैं नेक्स्ट कलर से। ये है कटा फिटा भाग है पूर्वी घाट, और ये हमारा पश्चिमी घाट है। ये कौन सा? ये पश्चिमी घाट है। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं, ये मैंने गोला भी आपको यहाँ पर बना देता हूँ। कुछ चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान से समझ लेना। लोकेशन समझेंगे, फिर इनके बारे में प्रश्न आने वाले सभी समझेंगे, ठीक है। प्रश्न आने वाले हैं वो सभी समझेंगे। सबसे ये ऊपर वाला है जो राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा भार है, इसका नाम है अरावली। क्या है? अरावली पर्वत है। ये कौन सा है? ये अरावली पर्वत है। और एक पर्वत जो ऊपर है, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है, जिसका नाम विंध्याचल पर्वत। ये कौन सा है? ये विंध्याचल पर्वत है। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। और ये वाला कौन सा है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा पर्वत है। ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है, आपको याद रखना है। ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला, तो आप कहेंगे ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? ये पूर्वी घाट है। और ये वाला कौन सा घाट है? तो आपका आंसर होगा ये पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, पानी ही पानी है। इधर हमका क्या है? तो आप कहेंगे अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है। एक चीज और बता देते हैं, ये खाड़ी है, एक खाड़ी है जिस खाड़ी का नाम है खंबात की खाड़ी। क्या नाम है? खंबात की खाड़ी है। इस चीज का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। खाड़ी क्या होता है? प्रायद्वीप का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये लोकेशन मैंने आपको बताया कि अरावली कहाँ पड़ता है, विंध्याचल कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, ये हम फैक्ट में देख लेंगे। इनका बस अभी लोकेशन आप याद रखो। जो मैंने गोला बनाया है ना, इस गोले का नाम है नीलगिरी पर्वत। इसका क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। तो हम ये कह सकते हैं, ये प्रश्न आया हुआ भी कई बार, कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत कहते हैं।
क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को नीलगिरी कहते हैं, आपको याद रखना है। आओ इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे अरावली। अरावली का लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन बता दिया ना। बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण अगर कभी पूछा जाएगा, लोकेशन मैंने बता दिया ना, तो आपका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। और ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। अपलेशियन, जैसे अमेरिका का सबसे पुराना था अपलेशियन, ऐसे ये है अरावली, आपको याद रखना है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है, इसका विस्तार 800 किलोमीटर तक है, आपको याद रखना है। कुल 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। वैसे तो पुराने समय में इसका विस्तार जो अरब सागर था वहां भी था, और पूरा अरब सागर से होते हुए पूरा ये था अरावली, बहुत विशाल था, लेकिन आधा भाग इसका समुद्र के नीचे है या अरेबियन सी में पड़ता है। अरावली एक मिश्रित संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। क्या होता है? चोटियों की रेखा इसको कहा जाता है। और यहां से कई सारी नदियां भी निकलती हैं अरावली से, जैसे लूनी नदी बहुत प्रसिद्ध खारे पानी की नदी है जो विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाकर। भारत की एकमात्र नदी जो विलुप्त हो जाती है, किसी सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती है। फिर है सुकरी, जवाई, बनास और साबरमती। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, और साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, आपको पता है। प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं अरावली से मिलने वाले? कई बार पूछा जाता है तांबा, आपको पता है खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध जगह है तांबे के लिए, सीसा, जिंक, संगमरमर। चूना पत्थर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? अरावली, क्योंकि ये एक अवशिष्ट पर्वत है, आपको याद रखना। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये माउंट आबू पर स्थित है। कहां पर है? माउंट आबू पर स्थित है। जैसे मान लेते हैं ये अरावली है, तो माउंट आबू यहां पर पड़ता है, माउंट आबू के ऊपर ये पड़ती है चोटी, इसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। और याद रखिए माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है और एक नक्की झील भी स्थित है, आपको याद रखना है। कहां पर है ये? राजस्थान में माउंट आबू के ऊपर पड़ता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर और नक्की झील, याद रखेंगे। प्रमुख दर्रा कौन कौन सा है? तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी दर्रा है, और पिपली घाट भी है यहीं पर, और खमनौर एवं बलीचा गांव के मध्य में पड़ता है। खमनौर और बलीचा गांव है, उन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है कौन सा? हल्दी घाटा दर्रा। और आपको पता है हल्दी घाटी एक युद्ध में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, 1576 की बात है। राष्ट्रपति भवन इसी की एक शाखा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर बसा हुआ है। किस पर? रायसीना पहाड़ी पर बसा हुआ है। और रायसीना जो भाग है ना, जो पहाड़ी है, ये अरावली का ही एक भाग है, आपको याद रखना है। इसके पूरब में वर्षा अधिक होती है और इसके पश्चिम में वर्षा ना के बराबर होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं इसको दिखा देता हूं। जैसे गुजरात में भी इसका विस्तार है, इसका विस्तार राजस्थान में भी है, इसका विस्तार हरियाणा में भी है, इसका विस्तार दिल्ली में भी है। तो दिल्ली में इसको रायसीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रायसीना। तो रायसीना के ही पे क्या है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। अरावली से आने वाले इतने प्रश्न अगर हमको याद है तो अरावली से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा था ये लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बिल्कुल बीच में भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में काम करता है। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल है भैया, कुछ लोग कहते हैं इसका विस्तार गुजरात में नहीं, तो इसका विस्तार गुजरात में भी है। मध्य प्रदेश में से है सबसे ज्यादा, और उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो भी इसी का विस्तार है, और बिहार में जो कैमूर की पहाड़ियां पड़ती हैं जो सासाराम तक जाती हैं वो भी इसका विस्तार है, और यह छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के बीच से निकलती है। आपको एक बार लोकेशन बता देते हैं, 2-3 नदियों के बारे में आपको याद रखना है। 2-3 नदियों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, आपको बस याद रखना है। इन दोनों के बीच में एक नदी निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है नर्मदा, और इस प्रकार से गिर जाती है, इसका नाम है नर्मदा। एक नदी सतपुड़ा के नीचे से निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती, ये ताप्ती है। एक नदी यहीं से विंध्याचल से निकलती है इस प्रकार से, इसका नाम है माही। क्या नाम है? माही। और ये नर्मदा, ये ऐन लिख देते हैं यहाँ पर नर्मदा। तो बीच वाली नर्मदा है, ऊपर वाली माही है, नीचे वाली ताप्ती है। तीनों नदियां एक ही जगह पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में ये तीनों नदियां अपना
मुहाना बनाती हैं। ये हम ये भी कह सकते हैं अरब सागर में गिरती हैं, याद रखेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये कई बार मैंने आपको नर्मदा नदी में बताया था। तो इस प्रकार से कुछ नदियों का क्रम आपको याद रखना है। कैसे भी प्रश्न पूछ लेगा, मान लो उसने प्रश्न पूछा कि सतपुड़ा के दक्षिण से किस नदी का उद्गम हुआ है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ताप्ती हो जाएगा, तापी भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, विंध्याचल पे थे हम। तो ये कहां से निकलती है नर्मदा नदी? तो दोनों के बीच से निकलती है, इसलिए इसे दरार घाटी भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। किसे? दरार घाटी भ्रंश घाटी नदी के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दो पर्वतों के बीच से निकल रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल शिखर, जिसे सद्भावना के नाम से भी जानते हैं और कुल्लू मार के भी नाम से जानते हैं। 752 मीटर है। ये एक अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है, इसका नाम विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट है कि आर्यव्रत की दक्षिण सीमा, आर्यव्रत के नाम से भारत को जाना जाता है और आर्यव्रत के अनुसार भारत की दक्षिणी सीमा यहीं तक मानी जाती है। विंध्य का संस्कृत में नाम क्या है या संस्कृत में इसका अर्थ क्या है विंध्य का? तो शिकारी। विंध्य का संस्कृत भाषा में अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ है शिकारी, जो कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। और इसे नदियों का उद्गम वाला क्षेत्र कहा है नागाडोस, नर्मदा का नाम बताया यहाँ पर नागाडोस, और नाना गौना ताप्ती नदियों का स्रोत बताया है विंध्याचल पर्वत। आपको याद रखना है जो नाना डोस ये नर्मदा है, डोसा नहीं है, डोस है, ठीक है। और नाना गौना ताप्ती नदी नदियों का स्रोत बताया है। और टॉलमी थे, किसने नाम नहीं सुना टॉलमी जी का? टॉलमी यूनानी भूगोल वेदता थे। विडियस और ओडियन कहा था इस पर्वत को, किसने? टॉलमी ने। आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ एक बार प्रश्न है, किसी को नहीं पता था, सब लोग गलत करके आए थे। प्रमुख खनिज चूना पत्थर जिप्सम, क्योंकि बेकार सा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, आप भ्रंश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा चूना पत्थर ही मिलता है और यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको कहां से याद रखने हैं? तो आपका आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। लोकेशन मैंने बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सतपुड़ा। किसकी बात करेंगे? सतपुड़ा, विंध्याचल। अब मैं एक बार फिर आपको लोकेशन बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जगह मिला हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ी जगह मिली हुई, आओ बता देते हैं। चलिए ध्यान से समझना है फिर से, ठीक है, एक चांस और। यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा यहाँ पर अरावली है, ठीक है भैया, अरावली बता दिया। इस प्रकार से ये कौन सा है? तो आप कहोगे ये विंध्याचल है, ठीक है, आपने विंध्याचल भी बता दिया। उसके नीचे ये कौन सा है? तो आप कहोगे सतपुड़ा है, ठीक है, आपने सतपुड़ा भी बता दिया। उसके नीचे ये कौन सा है? तो आप कहोगे ये पूर्वी घाट है, ठीक है, आपने पूर्वी घाट भी बता दिया। उसके बाद ये कौन सा है? तो आप कहोगे ये पश्चिमी घाट है। कौन सा? ये पश्चिमी घाट है, आपने ये भी बता दिया। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? नीलगिरी बन गया। क्या बन गया? नीलगिरी पर्वत बन गया। तो दोनों को मिलाने के बाद कौन सा पर्वत बन जाता है? नीलगिरी पर्वत बन जाता है। इसका लोकेशन यही है। चलो विंध्याचल देख लिया था, अब हम बात करेंगे सतपुड़ा के बारे में। चलिए, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में, या हम ये भी कह सकते हैं इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छोटा नागपुर के पठार में इसका विस्तार है, जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा। इसकी प्रसिद्ध पहाड़ियां भी हैं। सतपुड़ा का मतलब 7 पहाड़ियों का एक समूह है, लेकिन 7 पहाड़ियों का नाम हमको याद नहीं रखना है, 2-4 याद रख लेंगे काम हो जाएगा। राजपिपला, राजपिपला गुजरात में पड़ती है। महादेव, मैकाल और गाविलगढ़, हमने 4 देख ली। ये 4 पहाड़ियां, ये किसका भाग है? ये सतपुड़ा का ही भाग है। तो सतपुड़ा को अगर हम रियल में बनाए तो सतपुड़ा कटा फिटा है, इस प्रकार से कटा पुटा भाग है सतपुड़ा। तो इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। 1350 मीटर ऊंचाई है और मध्य प्रदेश में पड़ती है, आपको याद रखना है। क्या ऊंचाई है? धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची ऊंचाई है। और जो धूपगढ़ चोटी है ना, ये कहां पड़ती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी पर स्थित है। जिसे माउंट आबू पर गुरु शिखर बताया अरावली वाला, ऐसे ही पंचमढ़ी पर धूपगढ़ स्थित है। और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, जैसे पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है, ऐसे ही याद रखेंगे। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये वही अमरकंटक है जहां से सोन नदी निकलकर गंगा नदी में पटना में मिल जाती है। और ये वही अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकलकर
खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से दो प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। महानदी नहीं निकलती भाई, महानदी यहां से नहीं निकलती है। इसी का सतपुड़ा का ही भाग है, वहां से निकलती है। सिंगबहा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है ना, वो मध्य प्रदेश का ही भाग था। 2000 ईस्वी में अलग हो गया मध्य प्रदेश से, आपको पता है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती, मैंने कहा था नर्मदा और सोन नदी। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बैसाल्ट चट्टानों से होता है। किसका? सतपुड़ा का किसका निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रेनाइट और बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये एक विलायक पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, आपको याद रखना है। ये श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। मैंने कहा था नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नीचे, इसके बीच में श्रेणी स्थित है। इसका नाम है सतपुड़ा। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। किसकी? याद रखेंगे सतपुड़ा की। यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। आपको सर महानदी यहां पर क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई सतपुड़ा का ही भाग है सिंगबहा पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, जहां से महानदी, और महानदी पर पता है हीराकुंड बांध दुनिया का नहीं, भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सतपुड़ा आपने देख लिया था, सतपुड़ा का लोकेशन मैं आपको बता दिया था। अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के सभी पर्वत और पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। प्रायद्वीप का मतलब इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। प्रायद्वीप की बात करेंगे इस प्रकार से, अगर हम बनाए इस प्रकार से, छोटा सा बना दिए इस प्रकार से। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाला मैंने, इसको दो भागों में बांटा है। पश्चिमी घाट क्या है, पूर्वी घाट क्या है। पश्चिमी घाट ये वाला है और पूर्वी घाट ये वाला है। समझ गए? आओ देख लेते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न पश्चिमी घाट को लेकर, पुराणों में से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ये कोई पर्वत नहीं है, ये कगारनुमा घाटी है। ये कगारनुमा क्या है? ये घाटी है, ये पर्वत नहीं है भाई, ये घाटी है, कगारनुमा घाटी है। और इसका ढलान इस प्रकार से है, तभी मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका ढलान इस तरफ को है, ठीक है, तभी मैक्सिमम नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर ऊंचाई है। और इसका विस्तार कहां से? तो मैंने कहा था ताप्ती नदी इस प्रकार से जाती है, और ताप्ती नदी से दक्षिण तक, यहां तक इसका विस्तार माना जाता है। किसका? पश्चिमी घाट का। सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में कहां पाई जाती है? तो यही पाई जाती है, 16 घास के मैदान यहीं पर पाए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम भारत में कहां पाई जाती है? यहीं पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है इस घाट पे? इस घाट पे जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लैटेराइट, जो ईंट बनाने में, भवन निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लैटेराइट मिट्टी आपको याद रखना है। वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है यहाँ पर, 250 सेंटीमीटर से भी वर्षा यहाँ पर अधिक होती है, आपको याद रखना है। ये वाला घाट जो पश्चिमी घाट है, इससे आने वाले कुछ प्रश्न है जो आपको देखने। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसी जैव विविधता सबसे ज्यादा यही पाई जाती है पूरे भारत में, ठीक है। और उसके बाद पुराणों में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट की बात करेंगे। पूर्वी घाट पुरातन बलित पर्वत है। पूर्वी घाट पुरातन बलित पर्वत है, याद रखेंगे, पर्वत है। और इस प्रकार से इसका ढलान है। विस्तार उड़ीसा, उड़ीसा यहां पर पड़ता है और यहां तक तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। औसत ऊंचाई है 1100 मीटर। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ और लाल पाई जाती है। आपको जलोढ़ क्यों पाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कई नदियों का मुहाना है, और नदियों के मुहाने में बनता है डेल्टा, और डेल्टा नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है, और अवसादों से बनता है जलोढ़ मिट्टी, खादक या बांगर, दो ही प्रकार का मिट्टी बताया था ना मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत शानदार मैंने यहाँ पर डिजाइन किया। इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी, आप लिख के बताना। इससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, और ये बिल्कुल सही आंसर है। सर्च करके 10 बार ये बनाया हुआ है। मेहनत लगती कंटेंट बनाने में, ऐसे ही कंटेंट नहीं बच जाता। आधा अधूरा हर जगह मिलेगा आपको, कंप्लीट कहीं नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट केवल इसी चैनल पर मिलेगा, जीएस बाय विष्णु सर। देखोगे ना तो धुआं धुआं हो जाओ। कोई सा भी टॉपिक पढ़ लेना, कोई सा भी, ऐसे ही नहीं कट पेस्ट करके कैसे डाल दिया। मैंने जो भी टॉपिक डाला है बहुत रिसर्च करके। हाँ, एक दो गलतियां हर इंसान से हो जाती है, कभी कभी बोलने भी कभी गलती हो जाती है। जैसे नदियों में मैं बोल रहा था, बंगाल की जगह बिहार निकल गया, बंगाल की जगह बिहार निकल गया था। जैसे मैंने कहा बंगाल का सुख दामोदर को कहते हैं, बिहार का सुख कोसी को कहते हैं। तो इस पर ये गलत हो गया दोनों में, तो वो हो जाता है कभी कभी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यही हम देख रहे थे।
पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम कभी पूछा जाएगा तो अनाईमुदी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर्वत कहां पे पड़ता है, इसका लोकेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में पड़ती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। समझना फिर से, ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मीसापुलीमाला। मीसापुलीमाला ये भी केरल में पड़ती है, इडुक्की जिले में पड़ती है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2640 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। आपको पता है दोद्दा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दोद्दा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर जो तमिलनाडु में पड़ती है, ऊटी के पास में पड़ती है, तमिलनाडु में, आपको याद रखना है। तो ये 3 प्रश्न याद रखने, ये दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट केजियन बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और इस बेसिन में पेट्रोलियम और खनिज तेल के भंडार भी पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी है जिधागाड़ा पूर्वी घाट की। आप कहोगे नहीं भैया महेंद्रगिरी है, हमने तो महेंद्रगिरी पढ़ा है। महेंद्रगिरी नहीं है भाई, रियल में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है जिधागाड़ा, 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है जो आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी में पड़ती है। कहां पड़ती है, अराकू घाटी में आंध्र प्रदेश में पड़ती है, आपको याद रखना है। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो अरमाकोंडा या सीतम्मा, सीतम्मा या अरमाकोंडा। अब सर महेंद्रगिरी कहां गया, आएगा भाई। ये गोदावरी बेसिन में पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, इसकी ऊंचाई है 1680 इसका, 1690 इसका है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की जिसका नाम है देवमाली, 1572 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप कहोगे सर महेंद्रगिरी कहां गया, महेंद्रगिरी ये नीचे है भाई, 1501 मीटर ऊंचाई वाला है। तो आप कैसे बता सकते हो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये उड़ीसा में पड़ती है तीसरी वाली देवमाली। और पूर्वी घाट की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है, उड़ीसा में पड़ती है, याद रखोगे ना। अब मान लो ये 3 ऑप्शन नहीं आए, जैसे उसने पूछा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ, ये ऑप्शन में नहीं है तीनों, तो ये लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महेंद्रगिरी इसलिए पूछते क्योंकि जो परशुराम जी थे ना, उन्होंने तपस्या की थी इस पर्वत पर, परशुराम जी ने तपस्या की थी किस पर, महेंद्रगिरी पर, इसलिए ये प्रश्न ज्यादा आता है महेंद्रगिरी को लेकर, ठीक है। तो ये 4 चोटियों का क्रम, ये 3 चोटियों का क्रम आपको याद रखेगा, बहुत शानदार वाला है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पर्वत। किसकी बात करेंगे, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है आपको बता देते हैं, एक मैप बना लेते हैं फिर से। चलिए ये इधर वाला मैंने पढ़ा इसलिए बनाया कि वो पूर्वी घाट देखेंगे। चलो ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट पर कौन कौन सी पहाड़ियां आओ देखते हैं। चलो पहले बना लेते हैं। ये दोस्तों देखो ये उड़ीसा है, ये कौन सा है, ये उड़ीसा है। ये कौन सा, ये उड़ीसा है, आपको याद रखना। ये कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा के नीचे ये वाला राज्य है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसका नाम क्या है, इसका नाम आंध्र प्रदेश है। इसके नीचे ये कौन सा राज्य है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु। तो मैंने 3 राज्य यहाँ पर बनाए, तीनों राज्यों में ये पहाड़ियां पड़ती हैं। आओ देख लेते हैं। ये कभी मिलान करने को आएगा ना भाई तो भी हम कर पाएंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत शानदार तरीके से बनाने वाले हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 राज्य मैंने बना दिए। आओ देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। ये 4-4 के 3 बॉक्स मैंने बनाए, ये 4-4 यहीं पर है। यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है इस प्रकार से, नंबर डालते रहे, बताओ ऐसे करो, नंबर डाल दे रहे हैं तो नंबर से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ये 4 पहाड़ियां उड़ीसा में पड़ती है जिसका नाम है गड़जात, अस्सिया, टिकरपाड़ा और नयागढ़। ये क्रम से है भाई, ये उड़ीसा की पहाड़ियां। ये कहाँ की हैं, ये उड़ीसा की पहाड़ियां हैं, आपको याद रखना। ये क्रम से हैं, ये क्रम से हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में लिख देते हैं नंबर 6। थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन ताकि पेन को मजा आए और भी। तो हम देख लेते हैं, नंबर 6 है, नंबर 7 है,
नंबर 8 है और नंबर 9 है। नंबर 9 है। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, 4 पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। इसका नाम है नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। इसका ये क्रम है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम है। और ये कहां पड़ती हैं? तो आपका आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, आपको याद रखना। ये क्रम है और जो जहां पर लिखा हुआ है वो वहीं पर पड़ती है पर्वत, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु में, देख लेते हैं 10, 11, 12, 13। ठीक है, चलो यहां पर हमने लिख दिया 10, यहां लिख दिया हमने 11, यहां पर लिख दिया हमने 12 और नीचे लिख दिया हमने 13। यह 12 वाली पालनी है। ठीक है, ये पालनी है। तो ये है, ये क्रम है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, आपको याद रखना है। और ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध पहाड़ियां पर्वत हैं, याद रखेंगे। यानी ये 4-4 का बॉक्स मैंने बनाया है। 1, 2, 3, 4 वाली उड़ीसा में, 6, 7, 8, 9 वाली आंध्र प्रदेश में, 10, 11, 12, 13 वाली तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमने पूर्वी घाट की पहाड़ियों के नाम देख लिए। कोई सा भी मिलान करने को आ जाएगा या सिंगल प्रश्न आ जाएगा, जब यदि बताओ कहां पड़ता है, बेलीकोंडा कहां पड़ता है, तो हम बहुत आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। किसकी बात करेंगे? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करेंगे। आओ देख लेते हैं पश्चिमी घाट का। चलो ये मैंने बता दिया है आपका महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे ये गोवा पड़ता है, छोटा सा। गोवा के नीचे ये कर्नाटक है। ये हम केटी लिख देते हैं, ये कर्नाटक है। ये IMH लिख देते हैं, ये महाराष्ट्र है। और नीचे वाला केरल है। नीचे वाला क्या है? ये केरल है, आपको याद रखना है। ठीक है, आओ देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ी कहां पर पड़ती है। तो हम वही काम करेंगे, नंबर लिख लेंगे ना, नंबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 पहाड़ियां महाराष्ट्र में ही पड़ती हैं और ये क्रम है। जहां पर जो पहाड़ी लिखी है वो वहीं पर है। इसका नाम है सतमाला। 1 पर, 2 पर अजंता, 3 पर हरीशचंद्र और 4 पर बालाघाट। ये क्रम है, आपका याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है। और ये कहां पड़ती हैं? तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में पड़ती हैं। IMH महाराष्ट्र में पड़ती हैं, आपको याद रखना है। ये 4 पहाड़ियां। उसके बाद जो बाबा बुदन हिल्स है, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक में पड़ती है। ब्रह्मगिरी कहां पड़ती है? ये भी कर्नाटक में पड़ती है। ब्रह्मगिरी कहां पड़ती है? ये भी कर्नाटक में पड़ती है। और ये नल्ला अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी नीलगिरी, इनके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये बाबा बुदन हिल्स और ये ब्रह्मगिरी कहां पड़ती है? तो आपका आंसर होगा ये कर्नाटक की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं। ये बाबा बुदन हिल्स कॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉफी के लिए याद रखेंगे। और जो ब्रह्मगिरी है, और ब्रह्मगिरी से पता है कावेरी नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, आपको याद रखना है। बाकी इन 3 के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं। इन 3 के बारे में आगे बताऊंगा। पैच देख लेते हैं कहीं पर। चलो यहां पर बता देते हैं। ठीक है, यहां पर बता देते हैं हम, यहां पर बता देंगे। चलिए मैप बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ पहाड़ियों के नाम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर शानदार तरीके से। चलिए ध्यान से समझना इस चीज को। फिर से एक बार मैं याद करा देता हूँ। यहाँ पर अरावली था, ये विंध्याचल था, ये सतपुड़ा था, ये पूर्वी घाट था, ये पश्चिमी घाट था। दोनों को मिलाने के बाद क्या बन रहा था? नीलगिरी। दोनों के बाद मिलाने के बाद ये क्या बना था? नीलगिरी। ये नीलगिरी है। ठीक है, ये कौन सा? ये नीलगिरी है। याद रखेंगे, नीलगिरी के जस्ट नीचे की बात है। नीलगिरी के जस्ट नीचे की बात है। यहाँ पर ये पर्वत पड़ता है, इसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। अब आपको पता है अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में पालघाट दर्रा भी पड़ता है। इसके बीच में क्या पड़ता है? इसके बीच में एक पालघाट दर्रा भी पड़ता है। पालघाट दर्रा भी पड़ता है। मैंने ये आपको दर्रों में आपको बताया था। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है कार्डामम। क्या नाम है? कार्डामम। और कार्डामम को हम इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। कार्डामम को आपको याद रखना है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां। और याद रखेंगे ये दोनों बॉर्डर पर हैं। अगर हम यहाँ पर राज्य बनाए, कौन सा राज्य? इस प्रकार से ये है। ये मैंने राज्य बनाया केरल। तो केरल के राज्य पे हैं ये दोनों। अन्नामलाई भी बॉर्डर पर है, कार्डामम भी बॉर्डर पर है। और यहीं पर पड़ता है, यहां पर पालनी पहाड़ी।
यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पड़ती है? पालने, जो तमिलनाडु मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। यहाँ पर ऊटी पड़ता है, यहाँ पर ऊटी है, याद रखेंगे। और यही इसकी जो नीलगिरी है ना भाई, ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चोटियों का क्रम आपको याद रखना। नीलगिरी के जस्ट नीचे अन्नामलाई, और यही अन्नामलाई मैंने कहा था इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी। जो दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया था क्या? हरीश चंद्र। तो हरीश चंद्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कलसुबाई है। क्या नाम है? कलसुबाई है, आपको याद रखना। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसुबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नीलगिरी पर्वत। यहां पर लिखा हुआ भी है, दोनों घाटों को मिलाकर बना पर्वत। दोनों घाटों का मतलब है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने पर कौन सा पर्वत बना? नीलगिरी पर्वत बना। आओ देख लेते हैं। इसके पूरब में ऊटी है, मैंने अभी आपको लोकेशन बताया था पूरब में। इसे केरल में साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। केरल में नीलगिरी, इसका नीलगिरी का जो विस्तार वो 3 राज्यों में। इसका विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, के टी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसका विस्तार है। इसे केरल में साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं, और ठीक उसी प्रकार से इसको तमिलनाडु में ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। आपको पता है ग्रीष्म काल में यहाँ 250 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है नीलगिरी पर, और यहाँ पर टोंड जनजाति पाई जाती है। और शीतकाल में बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर, लेकिन ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में वर्षा ज्यादा होती है नीलगिरी पर, आपको याद रखना है। और नीलगिरी कॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं लिखा है तो। लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं। ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कॉफी, कॉफी, ठीक है। भारत में पहला स्थान कर्नाटक का है कॉफी में। ग्रीष्म में वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक, और शीतकाल में बहुत कम होती है। 2 बार हो गया है, कोई नहीं, ये 2 बार हो गया, 1 बार हम इसको कट कर देंगे। इस पर्वत में 11 और 13 सालों में नीले पुष्प मिलते हैं, इसलिए इसका नाम नीलगिरी पड़ा। नीलगिरी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 11 या 13 सालों में नीले पुष्प आते हैं, इसलिए इसका नाम नीलगिरी पड़ा, आपको याद रखना है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने कहा था दोदा बेटा है। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो तमिलनाडु में पड़ती है। दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जनजाति टोंड पाई जाती है, और वनस्पति 16 पाई जाती है। जनजाति टोंड जनजाति कहां पाई जाती है भारत में? सबसे ज्यादा तो नीलगिरी में पाई जाती है। और 16 घास के मैदान या 16 वनस्पति कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये थे भारत के सभी पर्वत, भारत के सभी पर्वत और सभी पहाड़ियां और सभी चोटियां। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों। आपने अगर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका बुक होगा या उसका नोट्स आपने कहीं से बनाया होगा, एक बार मैच करके देखना। ऐसा धुआं बना दिया ना मैंने, कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। और इसी प्रकार से मैंने पूरा भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पूरा करा दिया है, पूरा इंडियन पॉलिटी भी करा दिया है, और जो 7 महाद्वीप है ना वो भी मैंने करा दिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और हिस्ट्री में मैंने मिडेवल हिस्ट्री भी करा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम 12-13 क्लास कर चुके हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और ये कहां से मिलेगा? क्या पीडीएफ कहां से मिलेगा भैया? पीडीएफ यहां से मिलेगा, जीएस बाई विष्णु सर सर्च कर दोगे ना टेलीग्राम पर, तो वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन करना या मत करना वो आपका मतलब है, ठीक है। बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, सच्ची सच्ची बताना, और लाइक करके ही जाना है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो सही नहीं लगा तो लाइक भी नहीं करना है, कमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।